आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। तो जो आज का टॉपिक है कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत पे आधारित ये टॉपिक है। तो सारे मैं आपके टॉपिक्स करवा रहा हूँ, जो भी जितने भी थ्योरी हैं, सिद्धांत हैं। अगर आप सीटेट में अच्छा अंक लाना चाहते हो तो आपको सभी सिद्धांत आने ही चाहिए, मतलब एकदम याद होना चाहिए, तभी आप जाके एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसके लिए मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ ताकि आपकी एक अच्छी और बेहतर नोट्स बन पाए। और जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा मैं आपका प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर दूँगा और विभिन्न सब्जेक्ट जितने भी हैं सारे सब्जेक्ट लेने की कोशिश करूँगा। तो अभी फ़िलहाल हम पढ़ते हैं कोहलबर्ग के सिद्धांत को, जो 1927 से 1987 तक का कोहलबर्ग का सफ़र रहा। तो कोहलबर्ग जो थे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ये यूपी टेट एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कोहलबर्ग किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो आपका क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर मिला आपको अमेरिका, ठीक है, जिन्होंने नैतिक मूल्यों के विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो पियाजे के नैतिक मूल्यों के सिद्धांत से प्रेरित था। यानी कि जो बच्चा होता है, जो प्रेरित होता है बच्चा, तो वो क्या करता है, समाज से जो चीज़ें वो एब्जॉर्व करता है, तो उसके अंदर मतलब नैतिक और अनैतिक का गुण वो जन्मजात नहीं होता है। यही मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, वो सीखता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि नैतिकता क्या होती है। तो जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, यानी कि थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट या मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है, इसमें एक वर्ड आपको मिलेगा नैतिक विकास, ठीक है। तो नैतिकता क्या होती है, यानी मोरलिटी क्या होती है। तो मोरलिटी क्या है, वह गुण है जिससे सही और गलत के बीच क्या किया जा सके, डिफरेंस यानी कि अंतर किया जा सके, वो क्या है, आपका नैतिकता हो गया। नैतिकता जन्मजात नहीं होती है। अभी मैंने आपको बताया कि नैतिकता क्या होती है, जन्मजात नहीं होती है, बल्कि बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से पहचान करना सीखता है। यानी नैतिकता के बारे में सीखता है अपने परिवेश से, ठीक है, अपने जो सामाजिक उसका परिवेश होता है, वातावरण होता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि वातावरण का बहुत अहम रोल होता है एक बच्चे के विकास में। तो वातावरण से वो चीज़ें सीखता है, मतलब आसपास का जो उसके सामाजिक परिवेश होता है, माहौल होता है, उससे सीखता है कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक। लेकिन जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको ये चीज़ का ज्ञान नहीं होता है कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है अपने परिवेश में उन चीज़ों को वो क्या करता है, सीखने लगता है और धीरे धीरे जानने पहचानने लगता है कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक, क्योंकि वो बड़ों को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जो नैतिक और अनैतिक जो चीज़ें हैं उसको समझेंगे कैसे। तो इसके लिए जो आपके कोहलबर्ग थे, लॉरेंस कोहलबर्ग, तो इन्होंने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो छात्रों से इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन किया। क्वेश्चन इस आधार पे किया कि सबसे पहले इन्होंने एक कहानी सुनाई और ये कहानी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने, समझें कि इस कहानी में कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि इसी से आपकी थ्योरी बनी है, जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसी से निकल कर के आएगी, ठीक है, कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, एक बच्चा कैसे सोचता है, कैसे उत्तर देता है, या आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे आंसर कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस कहानी के माध्यम से देखा जाए तो जो कोहलबर्ग है उन्होंने प्रश्न पूछा, तो प्रश्न पूछने से पहले इन्होंने कहानी बताई। कहानी ये है कि हिंज और उसके पत्नी की बात हो रही है कि हिंज नाम का एक यूरोप में एक आदमी था जो हिंज नाम का था। तो उसकी एक पत्नी थी जो बीमार थी और वो लगभग ऐसे कगार पे थी कि मतलब उसको अगर दवा ना मिली तो वो शायद मर भी जाए, इस कंडीशन में थी हिंज की पत्नी, ठीक है। तो यूरोप की महिला एक बीमार थी और मौत और ज़िंदगी के बीच में लड़ाई लड़ रही थी। तो उसके पति का नाम हिंज था, मैंने आपको बताया। तो डॉक्टर ने उसे बताया कि एक रेडियम है या दवा है जिससे उसकी पत्नी की जान बचाई जा सकती है। लेकिन क्या हुआ कि जो रेडियम उसने दवा बताई डॉक्टर ने, वो दवा एक ऐसे मतलब वैज्ञानिक कह लीजिए या डॉक्टर कह लीजिए, उसने बनाया हुआ था कि वो सिर्फ इस उद्देश्य से बनाया था कि इस दवा से मतलब मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, क्योंकि उसने उसमें कुछ पैसे खर्च किए थे। तो वो क्या करता है कि जब हिंज उसके पास जाता है कि ये दवा मुझे दे दीजिए इतने पैसे लेकर के, तो वो कहता है कि नहीं, मैं इस दवा का 10 गुना अधिक दाम लूँगा, क्योंकि मैंने इसे बेचने के लिए बनाया है, इसमें मेरा इतना पूंजी लगा है, इससे मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँगा।
अब हिंज के पास इतने पैसे नहीं थे, इसने जैसे तैसे करके मतलब लोगों से ले करके गया हुआ था, लेकिन फिर भी उतना पैसा इसके पास नहीं हो पाया। अभी भी उसको 10 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था। तो हिंज के पास पैसा न होने के कारण हिंज क्या करता है कि मतलब फिर वहाँ से चला आता है, क्योंकि वो आदमी उसको मना कर दिया होता है कि बिना पैसे की मैं दवा तो नहीं देने वाला, और इतना पैसे लूँगा तो दवा मैं दूंगा तुमको, ठीक है। तो जब वो मना कर देता है, देखिए साफ मना कर देता है यहाँ पे, तो उसने कहा कि वो दवा से अधिक धन अर्जित करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है। तो अब होगा क्या, यहाँ पे हिंज जो है वापस आ जाता है और काफ़ी गुस्से में होता है। तो जब गुस्से में होता है तो वो क्या करता है, हिंज ने उस दवा को चोरी कर लिया, यानी कि वो क्या करता है, हिंज को गुस्सा आया, उसने दुकान तोड़कर दवा को चुरा लिया। तो यहाँ पे दो सिचुएशन आता है कि अगर हिंज दवा चुराता है तो उसको क्या होगा, पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि अपराध का काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात हो जाएगी कि अगर हिंज दवा नहीं चुराएगा तो उसकी पत्नी क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो यहाँ पे इन्हीं तथ्यों के आधार पे कोहलबर्ग ने प्रश्न को रखा। तो दो प्रश्न का निर्माण किया कोहलबर्ग ने, ठीक है, दो भागों में प्रश्नों को रखा। तो पहला है नैतिक दुविधा, यानी मोरल डिलेमा जिसे हम कहते हैं। तो कोहलबर्ग के अनुसार देखा जाए तो हम कभी कभी सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं उसे ही नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक लवर हो, सिंपली मैं बता रहा हूँ आपको कि आप एक लवर हो, आप किसी से प्यार करते हो और उसने आपसे कह दिया कि या तो तुम अपनी फैमिली को चुनो या तो उसको चुनो, क्योंकि आप दोनों से प्यार कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, या फिर आप समझ लो दो दोस्त हैं आपके, वहाँ भी लागू होता है, मतलब हर जगह जहाँ भी आप जिससे समझ पाओ, दो दोस्त हैं आपके और दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, आप दोनों को मिस नहीं करना चाहते, लेकिन दोनों आकर कहते हैं कि या तो तुम मेरे साथ रहो या तो इसके साथ रहोगे। तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, आप नैतिक दुविधा में पड़ जाओगे कि आप किसको चुनोगे, ठीक है। तो इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हिंज चोरी नहीं करता वहाँ पे तो उसकी पत्नी क्या हो जाती, मर जाती। तो उसके लिए क्या था कि उसने चोरी करना उचित समझा, उसको ये परवाह बिल्कुल नहीं थी कि चोरी करेगा तो उसको पुलिस क्या करेगा, पकड़ लेगा और बंद कर देगा, कहाँ पे, जेल में। पुलिस क्या करेगी, बंद कर देगी उसको जेल में। तो यहाँ पे हिंज चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, और उसने चोरी की तो उसे पुलिस पकड़ ले जाएगी, यानी जेल में बंद कर देगी। बच्चे के अंदर दोनों चीज़ें आती है, एक होता है कि भय, मतलब बच्चा डरता है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर चोरी करता है या कोई गलत काम करता है तो उसे घर वाले क्या करेंगे, दंड देंगे। तो आगे चल के हम डिस्कस थोड़ा सा कर लेंगे, क्योंकि उसके कुछ अवस्थाएं हैं उनमें वो टॉपिक आ जाता है। अब नैतिक तर्कणा की बात करते हैं, यानी मोरल रीजनिंग जो होता है, यानी दो विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना, यानी कि उन विचारों में से जो सबसे बेस्ट होगा उसको चुनना, ये नैतिक तर्कणा या मोरल रीजनिंग आपका हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न यहाँ पे एक बनेगा कि हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करने का फैसला ले लिया, क्योंकि इसको यही सही लगा वहाँ पे, ठीक है। हालांकि कोई भी आप आपराधिक काम करते हो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है, आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो कोहलबर्ग ने क्या किया, नैतिक विकास के जो सिद्धांत हैं तो उनका प्रतिपादन किया। तो उसमें 3 अवस्थाओं में उसको विभाजित किया, और 3 अवस्थाओं में आप देखेंगे तो टोटल दोनों में, मतलब तीनों में 2-2 चरण आएंगे, और इस तरीके से 6 चरण टोटल हो जाते हैं। तो पहला जो आपका अवस्था हो जाता है वो है पूर्व रूढ़िगत और नैतिकता अवस्था, ठीक है, इसको प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। तो पहली जो अवस्था है ये क्या है, ये अवस्था 4 से 10 वर्ष तक की होती है, और इस अवस्था में छात्रों का नैतिक विकास जो होता है न के बराबर होता है, अर्थात नैतिकता इनकी 0 होती है, 0 होती है। 4 से 6 साल का, मतलब 4 से जो 10 साल का बच्चा है उसके अंदर नैतिकता कितनी होगी आप ही सोचो, क्योंकि अभी वो जस्ट अभी बच्चा है, ठीक है, उसके अंदर चीज़ें क्या होती है, शून्य होती हैं, मतलब नैतिकता जो होती है शून्य होती है। वो समाज से सीख तो रहा होता है, लेकिन उसे नैतिक अनैतिक का ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान नहीं होता है कि क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। तो जो बड़े करते हैं वही चीज़ें वो फॉलो करता है। तो इसमें क्या होगा कि इस अवस्था को 2 भागों में यहाँ पे बांटा गया, यानी कि 2 अवस्थाएँ इसकी हो गई, अवस्था के 2 भाग हो गए। जो पहली अवस्था थी आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, तो उसमें 2 भाग, पहला है दंड और सज़ा का पालन, दूसरा है अहंकार की अवस्था। तो दंड और सज़ा जो पहला है, पनिशमेंट एंड ऑबिडेंस, ठीक है,
तो ये जो है इसमें बच्चे की नैतिकता सज़ा और आज्ञा के आधार पे होती है, यानी कि जब गलत कार्य करेंगे तो उसे दंड का भय होता है कि यानी छोटा बच्चा जब होता है, जब 10 साल तक का बच्चा होता है, 4 से 10 साल का बच्चा जो पहली अवस्था है, तो वो मतलब डरता है। डर से मतलब कोई गलत कार्य नहीं करता है कि अगर वो गलत करता है तो उसको क्या मिलेगी, दंड मिलेगी। और वो क्या करता है, आज्ञा का पालन करता है, यानी कि अगर किसी कार्य को करता है तो बड़ों की आज्ञा लेकर करता है, यानी कि जो बड़े कहते हैं उसी को करता है वो, ठीक है। तो और अच्छा करने पर उसको पुरस्कार प्राप्त होता है। जब हिंज ने चोरी किया तो बच्चे ने सोचा कि उसे पुलिस पकड़ लेगी, तो बच्चे के मतलब दिमाग में क्या आया कि यहाँ पे भय आएगा, ठीक है, डर आएगा कि अगर वो चोरी करेगा तो उसको पुलिस पकड़ लेगी। यहाँ पे इस प्रश्न से यही सीखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि अहंकार की जो अवस्था है, यानी सेकंड जो पहली अवस्था का जो दूसरा चरण है वो है अहंकार की अवस्था, यानी इसको साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता भी कहते हैं, या इंग्लिश में आप याद कर लेना कि स्टेज ऑफ ईगो या इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरी अवस्था का चरण, पहली अवस्था का दूसरा चरण। इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या होता है, अहम होता है, ईगो होता है। तो यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलकर पूरा होगा तो बच्चा क्या करेगा, झूठ बोलना चाहेगा, ठीक है। तो वो झूठ बोलकर अपनी जो इच्छाएं पूरी करेगा। और क्या करता है कि देखता है कि अगर किसी ने उसकी पेन चुराई है तो वो क्या करता है, वो भी उसकी पेन या कॉपी कुछ भी चोरी करने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब सेम टू सेम, यानी एक तरह से बदला वाला चीज़ वो करने की कोशिश करता है। मतलब आपने अगर इतना किया, आपने 1 मारा तो मैं 2 आपको मारूंगा। इस तरह से गुण जो है 4 से 10 साल के बीच में बच्चे के अंदर होता है। मतलब नैतिक अनैतिक की जो बात हो रही है उसमें उसको ज्ञान नहीं होता है। अब बात करते हैं जो दूसरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परंपरागत अवस्था, रूढ़िगत नैतिकता अवस्था इसको कहते हैं, यानी कि कॉन्वेंशनल स्टेज। ये अवस्था क्या होती है, 10 से 13 वर्ष तक की होती है। इससे पहले आपने देखा 4 से 10 वर्ष तक की थी, अब 10 से 13 वर्ष तक की है, ठीक है। कॉन्वेंशनल स्टेज यानी परंपरागत अवस्था भी कहते हैं इसको। इस अवस्था में देखेंगे आप सर्वाधिक जो होता है नैतिक विकास होता है, ठीक है। सर्वाधिक नैतिक विकास इस अवस्था में होता है, यानी पहले से थोड़ा बच्चा सीखने लगता है, जानने लगता है। अब बच्चा समाज में दूसरे लोगों से सीखता है और अपने अंदर उसके मानकों को समावेशित कर लेता है, ठीक है। जो बड़े कर रहे होते हैं उनको फॉलो करके वो भी कर रहा होता है। इसके 2 प्रकार हैं, ठीक है। प्रशंसा की अवस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली अवस्था, ठीक है। इससे प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। वैसे आपके एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट बेस पूछे जाते हैं तो पूछ सकता है, चरणों की संख्या आपसे पूछ सकता है, या फिर मतलब अवस्थाएं दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, या कितनी अवस्थाएं हैं या कितने चरण हैं, तो 3 हैं, 3 अवस्थाएं हो गई, 6 चरण हो गए। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। प्रशंसा की अवस्था की बात करें, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, तो बच्चा क्या करता है इस अवस्था में, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की, जो लड़की होती है वो सोचती है मैं अच्छा बनूंगी, मतलब लोगों के सामने उसको अच्छा बन के पेश होना है, और लड़का जो रहता है वो भी सोचता है कि मैं सबके सामने एक अच्छा बनकर रहूं, ठीक है। तो कोशिश क्या होता है कि वो दूसरों से प्रशंसा पाने की इच्छा कर रखता है, ठीक है, कि अच्छा कार्य मैं करूँगा तो मुझे लोग क्या करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, उससे उसको खुशी मिलेगी, ठीक है। वो सोचता है कि ये बहुत मतलब मेरी जो मान सम्मान है वो बढ़ जाएगी। तो इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, दूसरों से सम्मान पाने और सम्मान देने की उनके अंदर होड़ मची होती है, यानी कि देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि उनको सम्मान चाहिए, ऐसी सोच उनकी होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। दूसरी कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन इसको कहते हैं। तो इस अवस्था में होता क्या है कि आप समझेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। तो इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, कानून नियम यानी समाज के जो तौर तरीके होते हैं उनको क्या करते हैं, उनके प्रति सजग रहना चाहते हैं, यानी कि जो जानते हैं कि जो समाज में जो नियम है वो सही है उनको फॉलो करने की कोशिश करता है। तो इस आयु में वो नीति और नियमों की अवहेलना न करके बल्कि उसे सत्य मानकर उसका पालन करते हैं, ठीक है। ये आपकी दूसरी अवस्था का दूसरा चरण था आपका, ठीक है। अब बात करते हैं जो तीसरी आपकी अवस्था है, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था, इसको पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी स्टेज कहते हैं। यानी कि इस अवस्था में 13 वर्ष से अधिक के जो बच्चे होते हैं वो शामिल होते हैं, यानी कि वो आते हैं जो 13 वर्ष से अधिक के बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं। तो इस अवस्था में नैतिकता का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। कहने का अर्थ है कि इससे पहले जो था दूसरा जो स्टेज आपका था, ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज, तो उसमें आपने देखा कि बच्चे के अंदर थोड़ा सा विकास हो रहा है, मतलब थोड़ा सा नैतिक अनैतिक के बारे में चीज़ों को सीख रहा है, वो मतलब लोगों को फॉलो करके सीख रहा है, उनके मानकों को वो क्या कर रहा है, अपने अंदर समावेशित कर रहा था। जो 13 वर्ष से अधिक के बच्चे होते हैं उनके अंदर नैतिकता का लगभग जो विकास होता है वो पूर्ण हो जाता है। और इस अवस्था में छात्र क्या करते हैं, समाज के प्रति
क्या होते हैं, उत्तरदायित्व तो उनका होता है, वो समझने लगते हैं चीज़ों को और अपना कर्तव्य समझकर समाज में क्या करते हैं, कार्यों को करते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था के भी 2 भाग हैं, कोहलबर्ग ने इसको 2 भागों में बांटा है। तो पहला इसमें आ जाता है सामाजिक समझौते की अवस्था, जिसे स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, समाज के नीति नियमों को अपनाने लगता है। ठीक है, जो समाज के नियम होते हैं उनको फॉलो करने लगता है और समाज के प्रति अपने व्यक्तित्व एवं व्यवहार में उचित परिवर्तन करना पसंद करता है। उसको लगता है कि ये मेरे बच्चे के अंदर यहाँ पे विकास थोड़ा सा हो जाता है। अब बात करते हैं सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था, जो दूसरा आपका चरण होगा। इसमें सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था यूनिवर्सल और कॉन्सिस्टेंस स्टेज को कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में आप देखेंगे तो जो छात्र होते हैं यानी कि बच्चे होते हैं, ऐसे मानकों का चयन करते हैं जो शाश्वत सत्य होता है। उनको लगता है जो चीज़ें सत्य हैं उन्हें वो फॉलो करता है, अर्थात प्रत्येक स्थिति में वो क्या करते हैं कि अनुकूल, जो परिस्थिति के अनुकूल निर्णय लेने वाली बात होती है उसको अपने आत्मचिंतन की सहायता से लेते हैं और सही गलत के बीच में जो अंतर होता है उसका वो मतलब अंतर कर पाते हैं। सही क्या है क्या गलत है उनका चयन कर पाते हैं। कैसे, अपने मोरल जो उनकी क्षमता होती है यानी कि जो उनके दिमाग की कैपेसिटी होती है उसके अनुसार यानी चिंतन करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो गया। अब छात्र की परिपक्वता को दर्शाता है, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे छात्र क्या होगा, जितना परिपक्व होगा उसके अंदर उतनी चीज़ें समाज से वो सीखता है, उसे कर्तव्य मान करके फॉलो करता है और समझता है कि ये चीज़ करने से मतलब समाज में क्या होगा, एक अच्छी पहचान भी बन सकती है और उससे क्या होगा कि वो लोगों को कुछ सिखा पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो लास्ट में आपका निकल के आता है निष्कर्ष इसका। तो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसमें छात्रों के नैतिक विकास पर बल देता है तथा उन्हें निर्णय लेने में सहायता करता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। ठीक है, दूसरा है यह सिद्धांत सत्य और असत्य के मध्य अंतर को स्पष्ट करने का कार्य करता है। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आती हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद करके आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी यहाँ पे विजिट करके आप अपने नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर की जाती हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।